वंशिका ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे लेखपाल का एक प्रीवियस ईयर का पेपर है 2015 का राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 के प्रथम पाली में ये पेपर हुआ था। इससे हमें अंदाजा लगेगा कि क्या सिलेबस है और कैसे प्रश्न आएंगे हिंदी में। हिंदी का एक्सप्लेनेशन हम आपको कराएंगे। सारी चीजें क्लियर हैं। एक मिनट, आवाज में देख लूं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। ये मुहावरा है, इसका अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ आप जानते ही हैं कि जब आदमी किसी बात पे शर्मिंदा होता है और वो दूसरे पर क्रोध करता है, ठीक है, दूसरे पर क्रोध करना। अब इसमें चौथा ऑप्शन भी लग रहा है, लेकिन किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, लेकिन यहाँ दूसरे पर क्रोध नहीं कर रहा है। पहले में है अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। बे मतलब झुंझलाना जो है थोड़ा ये सही लग रहा है, पर ए और डी में कंफ्यूजन है। ठीक है, ए और डी दोनों में शर्म जो है, लेकिन व्यर्थ झुंझलाना क्योंकि बे मतलब, तो ये ज्यादा सटीक लग रहा है। तो ए आंसर है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का अर्थ है अपनी गलती को छिपाने के लिए दूसरे पर व्यर्थ झुंझलाना। ए ऑप्शन आपका सही है। आते हैं अब पहले दूसरे प्रश्न पे। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो इसका अर्थ है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। ठीक है, एक आदमी एक बार किसी को धोखा दे सकता है छल कपट करके, लेकिन फिर वो पहचान में आ जाता है, बार बार वो धोखा नहीं दे सकता। इसीलिए व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए, छल कपट का व्यवहार नहीं होना चाहिए। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या है? छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। चौथा ऑप्शन इसमें आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, इसमें बताना है विलोम शब्द कृश का। कृश का मतलब होता है कमजोर, दुबला, पतला। कृश, तो इसका उल्टा हुआ हृष्ट पुष्ट, मतलब मोटा, ताजा, तगड़ा। ठीक है, विटप माने आप जान ले, यहाँ विटप माने ये पेड़ होता है, वृक्ष का पर्यायवाची है। केस माने बाल होता है। भव माने सागर होता है। हृष्ट पुष्ट जो है कृश का अर्थ, सॉरी, विलोम शब्द है। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का मतलब होता है थोड़ा जानने वाला। अल्पज्ञ का मतलब होता है थोड़ा जानने वाला। तो यहाँ पे इसका अर्थ, इसका जो विलोम हो जाएगा सर्वज्ञ हो जाएगा, सब कुछ जानने वाला। अवज्ञ कोई शब्द नहीं होता, अवज्ञा होता है अपमान, किसी का अपमान। अभिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला। कृतज्ञ का मतलब होता है परोपकार को मानने वाला। तो अल्पज्ञ का आंसर हुआ विलोम सर्वज्ञ। अगला प्रश्न है खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो खूंटी शब्द का बहुवचन है तीसरा ऑप्शन खूंटियां। ठीक है, बाकी सब में ये उटपटांग लिखा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है अज, अजन्मा। अज का एक अर्थ होता है अजन्मा, दूसरा अर्थ आपको बताना है इन चार विकल्प में से। अज माने बकरा भी होता है। अज माने अजन्मा, मतलब जिसका जन्म ना हुआ हो, ईश्वर को कहते हैं। तो अज माने ईश्वर भी हुआ। चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो इसमें पहला जो है प्रतिनिधि सही लिखा हुआ, बाकी सब में प्रतिनिधि गलत लिखा हुआ है। प्रतिनिधि मतलब किसी के स्थान पर कार्य करने वाला। अगला प्रश्न है विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ अटपटा लग रहा है, विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है। ठीक है, इस पार्ट में त्रुटि है, विद्यालय में जलपान को की जगह जलपान का होना चाहिए। ठीक है, नवा प्रश्न है आपका, इसमें त्रुटि बतानी है, एरर बताना है। किस पार्ट में एरर है? चार भागों में बांटा गया है। तो इसमें सी में एरर है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं, अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, अच्छी लगती, सी पार्ट में एरर है। अगला प्रश्न है, आप देख रहे हैं यहां से हम ये सब आप सॉल्व कर लेंगे, आपको पता होगा। यहां से हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं
कि लेखपाल में कैसे प्रश्न आए थे 2015 में और अब कैसी आने की संभावना है। तो हम अपनी तैयारी पहले से ही समय से पहले रखें, ये नहीं कि हम कट ऑफ और इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ के समय गंवा दें और एग्जाम आ जाए और हमारी तैयारी ही पूरी ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द संस्कृत वाले जो शब्द हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो अग्र जो है इसमें आपका तत्सम शब्द है। अग्र का मतलब जो है आगे। ठीक है, अगला प्रश्न है पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द, वन वर्ड बताना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। द्रोण का मतलब होता है दोना। बेसिन जो है मिट्टी का बना हुआ बर्तन जो होता है। घाटी, घाटी और उपत्यका। तो उपत्यका जो है पर्वत की तलहटी को जो है हम उपत्यका कहते हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन है। सकरे मार्ग को जो है हम पर्वतों के बीच के सकरे मार्ग को बोलते हैं। अगला प्रश्न है कंजूसी से धन व्यय करने वाला। तो इसमें जो है कृपण मितव्ययी। मितव्ययी का मतलब होता है कम खर्च करने वाला। कंजूसी से धन व्यय करने में और कम खर्च करने में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि मितव्ययी कम खर्च करने वाला वो सोच समझ के सही जगह खर्च करेगा। ठीक है, तो यहां पर जो है आपका आंसर हो जाएगा ए, कृपण। कृपण कंजूस को बोलते हैं। कृपण जो है कंजूसी से धन व्यय खर्च करने वाला होता है। अगला जो है इसमें जो है आपको भरना है सही शब्द जो सूटेबल लगता हो, उपयुक्त लगता हो। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। शत्रु, विपक्षी, सहयोगी, प्रतिरोधी। ठीक है, तो भरिए इसमें, बताइए क्या आंसर होगा। इसमें आंसर शत्रु होगा। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या, मित्र का अपोजिट क्या हुआ, शत्रु। यहाँ शत्रु ज्यादा फिट बैठ रहा है, शत्रु। ठीक है, बाकी कोई पैरेलल में नहीं है। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को खाली स्थान रहना चाहिए। तो उद्धृत माने क्या होता है? उद्धृत जैसे कोई पैसेज है वहां से कुछ लिया गया हो। उद्धृत का मतलब होता है से अलग किया गया, संबद्ध से जुड़ा हुआ। प्रबुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी, विद्वान। उद्यत का मतलब होता है तैयार, रेडी। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को तैयार रहना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष सब इच्छाओं, ऐसा कोई वृक्ष जो इच्छाओं का पालन करता हो, मनोकामना की पूर्ति करता हो, ये आपका स्वर्ग में पाया जाता है। एक पारिजात का पेड़ बाराबंकी में भी है, पारिजात का, वो भी कल्प वृक्ष ही माना जाता है। लेकिन ऐसा वो कुछ फल थोड़ा बहुत प्रभाव तो होगा ही, आप चाहें तो वहां जाके ट्राई कर सकते हैं। कमल, अरविंद का अर्थ है कमल। ठीक है, केवड़ा एक लंबे पत्ते वाला पौधा होता है, खुशबूदार पौधा। ठीक है, तो अरविंद का अर्थ हुआ कमल। नीरज, पंकज, जलज, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। अगला है निर्धन में कौन सी संधि है? तो निर्धन में बताएं कौन सी संधि है। निर्धन में संधि है आपकी विसर्ग संधि, निह प्लस धन, निर्धन। अगला प्रश्न है देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर, देश का अंतर। ठीक है, तो यहाँ पे संबंध कर्मधारय, यहाँ पे जो है आपका देशांतर में कर्मधारय समास है। कर्मधारय के अन्य उदाहरण हैं परमेश्वर, नीलकमल, ये सब कर्मधारय के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। आपका तीसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि अंबर, तारा और उषा पर क्रमशः पनघट, घट और नागरी का जो है आरोप हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? इसमें अमीय, अमीय शब्द जो है तद्भव है। अमीय का तत्सम जो है अमृत होता है, बाकी सब ये तत्सम है। ठीक है, अमीय माने अमृत होता है, तो अमृत हो गया तद्भव, अमिश हो गया तद्भव, और अमीय हो गया आपका तद्भव, और अमृत हो गया तत्सम। अगला प्रश्न है आपका, इसमें बताना है सही वाक्य कौन सा है। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रज भाषा के सूर हैं। ये अटपटा लग रहा है। तुलसी अवधि, यहाँ पे थोड़ा अटपटा है। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि, यह तो ठीक लग रहा है। ब्रज भाषा के सूर हैं, सूर माने होता है अंधा।
तो ब्रजभाषा के अंधे हैं क्या? तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजभाषी हैं। ये भी अटपटा लग रहा है। तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। ये पढ़ने में सही लग रहा है और ग्रामर की दशा से जो ये सही है। अब इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, ये तो कतई गलत हो जाएगा। ठीक है, घोर संबंध। जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है, अगाध प्रेम होता है न कि अगाध संबंध, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगाध का मतलब बहुत ज्यादा। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ये बेस्ट लग रहा है। ठीक है, संबंध घनिष्ठ होता है। ठीक है, निकट और घोर और अगाध ये संबंध के लिए विशेषण के रूप में नहीं आ सकते। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? ठीक है, रस 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने 8 भी बोला है। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार जो है 8 प्रकार के हैं, आचार्य मोहम्मद के अनुसार 9 प्रकार के हैं। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार जो है उन्होंने भक्ति रस को रस नहीं माना है। तो करुण रस का स्थायी भाव यहाँ क्या है बताएं आप? करुण रस का स्थायी भाव है शोक, दुख। अगला प्रश्न है, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? इसमें आपका है चौथा ऑप्शन पूर्ण भूत। अगला प्रश्न है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो कारक जो है आपके 8 होते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपका संप्रदान कारक है। राजा सेवक को कंबल देता है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, हालांकि यहाँ कर्म कारक आप कहेंगे कि कर्म कारक है, लेकिन जो संप्रदान कारक है उसमें किसी के लिए कुछ किया जाए, तो सेवक के लिए कंबल देता है, तो यहाँ पे संप्रदान कारक होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका ठठेरा शब्द का, आखिरी प्रश्न है ये। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। तो ठठेरा का स्त्रीलिंग होगा ठठेरिन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी क्विज समाप्त होती है। हमें अंदाजा लग गया कि लेखपाल में कैसे प्रश्न आते थे। ठीक है, हम आपके लिए हिंदी भी, मैथ्स भी और विलेज डेवलपमेंट, ग्राम विकास के प्रश्न भी और करंट अफेयर और जीएस का जो भी पार्ट है हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में हम मैथ्स के क्विज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।